नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारणों के बारे में अपनी जानकारी देने जा रहा हूँ। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, इसको लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं। सम्राट अशोक की मृत्यु 236 ईसा पूर्व के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को लेकर इतिहास में अलग अलग मत हैं। इस बात से सभी पुराण सहमत हैं कि मौर्य वंश ने कुल 137 वर्ष राज्य किया। तदनुसार अशोक के उत्तराधिकारियों ने लगभग 49 वर्ष राज्य किया। उन 49 वर्षों में विष्णु पुराण के अनुसार 10 राजाओं ने शासन किया, मत्स्य पुराण के अनुसार 7 ने और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार 6 राजाओं ने। इन राजाओं के उत्तराधिकारियों पर इन ग्रंथों में परस्पर सहमति नहीं है। दिव्यदान में अशोक के 6 उत्तराधिकारियों का नाम दिया गया है। तारानाथ ने केवल 3 उत्तराधिकारियों का उल्लेख किया है। अशोक के एक लघु स्तंभ लेख में उसके एक पुत्र तिविर का उल्लेख है, लेकिन उसका नाम साहित्यिक ग्रंथों में दिए गए अशोक के उत्तराधिकारियों में नहीं मिलता। संभवतः अशोक के जीवन काल में उसकी मृत्यु हो गई थी। परवर्ती अभिलेखों में अशोक के केवल एक उत्तराधिकारी का उल्लेख मिलता है, वह है दशरथ, जिसके 3 अभिलेख नागार्जुन की गुफाओं में मिले हैं। उपलब्ध साक्ष्यों से के स्पष्ट, अपूर्ण और परस्पर विरोधी कथनों को दृष्टिगत रखते हुए अशोक के उत्तराधिकारियों के सही क्रम और उनके काल की घटनाओं की सही जानकारी का कर पाना संभव नहीं है। कुल स्थूल बातों पर सहमति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अशोक की मृत्यु 236 ईसा पूर्व में हुई थी और उसके पश्चात मौर्य साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया। विघटन के क्या कारण थे, इसको लेकर अलग अलग मत हैं, लेकिन जो सर्वाधिक मत जो सबने स्वीकार किए हैं वह यह है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम उत्तराधिकारी वृहदत्त था, जिसकी उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया था। अब प्रश्न है कि इसका पतन किन कारणों से हुआ। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कारण माने गए हैं वह ये थे कि निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी। सम्राट अशोक के पश्चात उसके जो उत्तराधिकारी थे वे अत्यंत निर्बल थे। जो योग्यता अशोक में थी इतने विशाल साम्राज्य को सुरक्षित और संगठित रखने की, वे उसके उत्तराधिकारियों में नहीं हो सकी, और उसी का परिणाम यह रहा कि अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके जो साम्राज्य है उसमें विघटन हो गया। और उदाहरण के लिए राजतरंगी तो स्पष्ट कहती है कि अशोक की मृत्यु के पश्चात उसका एक पुत्र जौलक कश्मीर में स्वतंत्र शासक बन बैठा। बौद्ध लेखक तारानाथ के अनुसार वीरसेन ने गंधार प्रदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यदि अशोक के बाद साम्राज्य की औपचारिक रूप से 2 हिस्सों में बढ़ जाने से संबंधित कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन यह अवश्य प्रतीत होता है कि कश्मीर एवं पंजाब सहित पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र मौर्य के हाथ से निकल गया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि अत्यधिक केंद्रीभूत शासन। डॉक्टर रोमिला थापर के अनुसार मौर्य शासन इतना अधिक केंद्रीभूत था कि एक योग शासक को ही अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उसका उपयोग कर सकता था। केंद्र से ही पूरे राज्य के शासन तंत्र में शक्ति का प्रसारण होता था। अंत केंद्रीय नियंत्रण के कमजोर होने पर प्रशासन स्वयं ही शिथिल हो जाता था, क्योंकि उसका कोई आंतरिक स्थायित्व नहीं था। शासन के इस अतिवादी केंद्रीकरण के कारण अशोक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में असमान गुणवत्ता की स्थिति में साम्राज्य का ढांचा बड़ी तीव्र गति से शिथिल हो गया। ऐसा स्थिति में साम्राज्य का विघटन अपरिहार्य था।
दूरस्थ प्रांत, तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह दूरस्थ प्रांतों में दमनात्मक शासन। दूरस्थ जो प्रांत थे उनके शासकों ने बड़े अन्यायी रूप से अपनी जनता पर अन्याय किया, उसके परिणाम स्वरूप वहाँ विद्रोह हुआ। और इसी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी बना कि जो मौर्य साम्राज्य के जो केंद्रीय राज्य थे वहाँ पर विद्रोह की ज्वाला भड़क गई, और यह एक उन्होंने सबने अपने अपने स्वतंत्र राज्य बना लिए। चौथा कारण है नौकरशाही व्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियां। मौर्य प्रशासन में नौकरशाही व्यवस्था की कुछ संरचनात्मक कमजोरियों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए डॉक्टर रोमिला थापर कहती हैं कि मौर्य का प्रशासन यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से सुसंगठित था, उसमें एक बुनियादी कमजोरी थी जिसके कारण उसका असफल सिद्ध होना ऐसा अवश्य संभावित था। इस संबंध में डॉक्टर रोमिला थापर ने नौकरशाही व्यवस्था में नियुक्तियां की निरंकुश प्रणाली की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जिसमें महाराज्यपालों द्वारा नियुक्त स्थानीय राज्यपाल अपनी इच्छा के अनुसार अपने उत्तराधिकारियों का चुनाव करते थे, और पूरे शासन तंत्र में नियुक्तियों के मामले में लेकर यही पद्धति दोहराई जाती थी। इसके कारण जितने भी सुयोग और सुप्रशिक्षित नौकरशाह थे वो राज्य की व्यवस्था में से हटा दिए गए। पांचवा कारण है बहिर्वर्ती क्षेत्रों में भौतिक ज्ञान का प्रसार। मौर्य साम्राज्य के विस्तार के फलस्वरूप मध्य भारत, दक्कन और कलिंग में भौतिक ज्ञान का प्रसार होते ही गंगा घाटी जो साम्राज्य का मर्म स्थल थी अपनी विशेष विशेषता खो बैठी, और परिणाम ये रहा कि मध्य भारत में शुंग एवं कर्ण वंश, कलिंग में चेदी वंश और दक्कन में सातवाहन वंश का उदय हुआ। मौर्य अर्थव्यवस्था का दबाव। उत्तराधिकारी मौर्यों के समय में अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त थी, इस कारण नए नए कर लगाए गए थे। इस काल में आहत या पंचमार सिक्कों में भी गिरावट थी, जिसके परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक दृष्टिकोण की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। अशोक के उत्तराधिकारी। कुछ विद्वानों ने अशोक के उत्तराधिकारियों को मौर्य वंश साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण भी बताया है कि अशोक की नीतियों ने जो है ब्राह्मण असंतोष को जन्म दिया, तथा अशोक की धर्म नीति ने मौर्य साम्राज्य को सैनिक दृष्टिकोण से शिथिल बना दिया था, और यही एक बहुत बड़ा कारण बना कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो देखिए, इतिहास में जहाँ उत्थान है उसके साथ ही उसके पतन का भी उल्लेख मिलता रहा है, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि जिस तीव्रता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को प्रसारित किया, उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी रहे, विशेष रूप से सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात वे इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, और अनंतोगत्वा उन सब का पतन हो गया। कल हम कोई नया विषय लेंगे। धन्यवाद।